Assalamualaikum everyone. Hope you're all doing great. I'm Faiza Azhar and welcome back to the Dawn Decode series. I hope आपको हमारी पुरानी वीडियोस सारी बहुत पसंद आई होंगी और आप उससे genuinely डॉन को पढ़ना, समझना और वोकैबुलरी सीख रहे होंगे। तो अगर आपने कम्युनिटी अभी तक ज्वाइन नहीं की तो न्यूअपियर की कम्युनिटी का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में ऐड हुआ है, उस पर क्लिक करें या फिर आप कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी मेंशन कर सकते हैं या आपकी कोई भी क्यूरी हो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। विल शेयर अ लिंक विद यू गाइस। ओके जी। आज जो हमने ओपिनियन पिक किया है वो बेसिकली फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर है और इट वुड बी अ लिटिल डिफरेंट ताकि हमने थोड़ी सी वैरायटी आ जाए। हम काफी दिनों से बजट वगैरह को भी देख रहे थे। Although it has something to do with the economy of Pakistan, बस थोड़ी सी चेंजेस हम जरा प्रोविंस और सेंटर के रिलेशन को भी आज समझने में जो है हमें आसानी होगी और ये भी हमारे पाकिस्तान करंट अफेयर्स, इंग्लिश एसे और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। सो बेसिकली फारूक अरबी ने लिए जो है वो टॉपिक लिखा है। ही इज एन इकोनॉमिस्ट। आपके पास एक और रेफरेंस आ चुका है। आई होप आपको जो मैंने टिप बताई थी कि आपने स्टिकी नोट्स पे तमाम जो है ऑथर्स के नाम लिखने और उनका जो थीम होता है जिसपे वो लिखते हैं वो मेंशन करके अपनी वॉल पे स्टिक करना है ताकि वो आपके साथ रहे थ्रू आउट द जर्नी जिसमें आप डॉन पढ़ रहे होंगे और एंड तक आपके पास एक बहुत बड़ा बैंक हो जाएगा फॉर द रेफरेंसेस। ठीक है। सो बेसिकली बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल फेडरलिज्म। हम इसको जरा चंक्स में डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जब आपको ये टर्म समझ आ जाएगी तो आपको वो सारी हिस्ट्री भी समझ आ जाएगी जो बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेस है या जिसकी वजह से बहुत से सोल्यूशंस ओरिजिनेट हो सकते हैं या जिसकी वजह से पास्ट में बहुत से प्रॉब्लम्स रह चुके हैं। सो बेसिकली हम पहले फेडरलिज्म को देख लेते हैं। इफ वी ऑल नो दैट पाकिस्तान इज अ फेडरेशन और फेडरेशन क्या होती है? एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसके अंदर से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेंटर जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको आप फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, वो आपके सेंटर में आ जाती है। ठीक है। वो आपको सेंटर से कंट्रोल करती है, राइट। एंड देन देयर आर यूनिट्स। ठीक है। उसके मल्टीपल यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो यूनिट्स को हम जो आम जबान में इन पाकिस्तान वी कॉल इट प्रोविंसेस, हमारे मुख्तलिफ प्रोविंसेस होते हैं। अब होता कुछ यूं है फेडरेशन में या फेडरलिज्म में होता ये है कि कुछ इख्तियारात जो है वो सेंटर के पास होते हैं और कुछ इख्तियारात जो हैं वो प्रोविंसेस के पास होते हैं। अब पाकिस्तान के केस में जो प्रॉब्लम चले आ रहे थे, अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज हो पाकिस्तान अफेयर्स का या आप जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे होते हैं पाक स्टडीज में भी, तो वो इशू ये आ रहा होता था कि पाकिस्तान जब बना तो वो एक फेडरेशन बना। ठीक है ना। और फेडरेशन की ये जो है तमाम तर शराइत हैं कि उसके कुछ हकूक जो है वो इधर डिवाइडेड होंगे, फेडरल अथॉरिटी होगी कुछ और कुछ बाकी प्रोविंसेस में होंगे, लेकिन ये प्रॉपरली डिवॉल्व ही नहीं हुए प्रोविंसेस में। एंड देन लेटर ऑन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज होते रहे एंड देन लास्टली 1973 के बाद जो है हमने प्रॉपर बाय कैमरल लेजिस्लेशन बनाई। हमने जो है वो इस चीज को एडमिट किया, लेकिन अभी भी हमने प्रोविंसेस को वो तमाम इख्तियारात नहीं दिए थे। हमारे तमाम इख्तियारात जो प्रोविंसेस को मिलते हैं वो 18वीं तरमीम के बाद जाके प्रोविंसेस को वो इख्तियारात मिलते हैं जो वो जेन्युइनली उनका हक था सिंस 1947। ठीक है जी। तो ये हो गया फेडरलिज्म, प्रोविंस और सेंटर के दरमियान का जो एक रिलेशन होता है, जो एक डिवीजन होती है अथॉरिटी की, वो फेडरलिज्म है। ठीक है। अब फिस्कल क्या है? अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपने उसमें एक सिनोनिम और एक वोकैबुलरी का वर्ड हमने पढ़ा था विच वाज फिस्कल। फिस्कल इज समथिंग दैट इज related to the economic status or financial status of any state। गवर्नमेंट का जो बजट होता है, जो उसका जो उसके पास इख्तियारात होते हैं या जो उसकी कैपेसिटी होती है खर्च करने की, वो फिस्कल कहलाती है। फिस्कल ईयर भी होता है, जैसे पूरे साल का जो निज़ाम आ जाता है फिस्कल फाइनेंस से रिलेटेड। देन फिस्कल ग्रोथ का वर्ड बड़ा यूज हो रहा होता है। फिस्कल फेडरलिज्म से मुराद ये है कि हमारा जो फाइनेंस है ना उसको भी फेडरलिज्म को फॉलो करना चाहिए। जो हमारा एनएफसी अवार्ड है विच इज नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जो हमारा है, वो बेसिकली हमारे जो हमारी जो एक बजट है या हमारे जो इकोनॉमी है उसको डिवाइड करता है, पैसों को डिवाइड करता है बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर। तो उस चीज के अंदर भी हमें फेडरलिज्म होना बहुत जरूरी है। जब आप एक चंक ऑफ अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर ही नहीं करेंगे प्रोविंसेस को, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो तमाम तर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें विदाउट दैट फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है जी। और वो उनके ऊपर कोई एहसान नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द राइटर सेज, इट इज देयर राइट टू हैव दैट। ओके।
तो ये एक जर्नल डिस्कशन हो गई फिस्कल फेडरलिज्म में, आपको समझ आ गया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं कि राइटर ने इसमें क्या लिखा है। सो राइटर स्टार्ट्स बाय सेइंग कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस एंड चैलेंजेस के ऊपर बात करते हैं वो, ठीक है। कहते हैं कि 1971 के अंदर वी नो दैट इट वाज बेसिकली द डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हो जाता है पाकिस्तान से 1971 के वक्त। और उसकी वजह, जो मेजर वजह होती है, वो हमें पता है कि वो दे हैव डिमांडेड देयर राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, और वो राइट्स उनको नहीं मिले, जो कि सेंटर का जो है बेसिकली मकसद था कि उसको प्रोवाइड करने चाहिए थे वो राइट्स, उन्होंने उसको नहीं दिए। एज अ रिजल्ट हमने फिर देखा कि हमारा एक जो है वो पाकिस्तान का एक पोर्शन, एक चंक जो है वो हमसे सेपरेट हो गया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि 1971 के अंदर पेनफुल रियलाइजेशन होती है कि आप सेंट्रलिज्म को, एक हो गया फेडरलिज्म जिसमें हमने बताया कि इख्तियारात बिल्कुल सही से डिवाइड होंगे प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान, एक दूसरी इसके ऑपोजिट वर्सेस बेसिकली एक होता है सेंट्रलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, सेंटर का ज्यादा अथॉरिटी होती है, और डेमोक्रेसी में और पाकिस्तान के केस में इट इज नॉट एप्लीकेबल, सेंट्रलिज्म इज नॉट एप्लीकेबल, हमें फेडरलिज्म की जरूरत है। तो बेसिकली इतनी टाइट सेंट्रलिज्म थी बिकॉज ऑफ मिलिट्री रूल्स, बिकॉज ऑफ द रिकरेंट पॉलिटिकल केओस, कि हम फिर उनको वो राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स दे ही नहीं पाए, जिसकी वजह से एंड पे ये होता है कि वो हमारा जो पाकिस्तान का एक पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान था, वो हमसे सेपरेट हो जाता है। तो ये बात, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है कि जब हम राइट्स नहीं देते तो हम जो है बेसिकली क्या करते हैं, फिर लोग रिवॉल्ट करते हैं, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, और एक मुल्क के लिए ये बहुत बड़ी तबाही की वजह है। देन कम्स द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आता है, अ सेटलमेंट नॉट अ फेवर। ये एक सेटलमेंट थी, एक फेवर नहीं थी, ठीक है जी। इसके थ्रू हमारे पास एनएफसी अवार्ड आ जाता है, एंड देन एनएफसी अवार्ड से हमने पढ़ा कि वो बेसिकली क्या करता है, वो एक स्केल बनाता है जिसपे हम प्रोविंसेस को डिवाइड करते हैं फाइनेंस, और हम सेंटर में डिवाइड करते हैं फाइनेंस को, ठीक है। और फिर बेसिकली असल जो ऑटोनॉमी या असल जो इख्तियारात प्रोविंसेस को मिलते हैं वो 18वीं तरमीम के बाद मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली कंकरेंट लिस्ट जो होती है वो खत्म हो जाती है, एक फेडरल लिस्ट रह जाती है और एक प्रोविंशियल लिस्ट रह जाती है। ये वो एडिशनल इख्तियारात थे जो बगैर किसी वजह के सेंटर ने अपने पास रखे हुए थे, तो वो हमने डिवॉल्व कर दी, खत्म कर दी, और एज अ रिजल्ट प्रोविंसेस को वो एडिशनल इख्तियारात भी मिल गए और ऑटोनॉमी भी मिल गई कि वो कुछ एरियाज में जो है वो जो स्पेसिफिक प्रोविंस की अथॉरिटी के अंडर आते हैं वो उसमें जो है वो टैक्स लगाएं, वो काम करें, कंस्ट्रक्शन करें, वट एवर दे वॉन्ट टू, दे कैन मेक पॉलिसीज एंड दे कैन इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एज वेल, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट कि ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान का चला आ रहा था। अब मसला क्या आता है, हम देखते हैं कि एवोल्यूशन एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है कि पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग एंड एवोल्यूशन, जब आप किसी भी मुल्क में लोगों को उनके ड्यू राइट्स दे देते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिवॉल्ट करना लोग खत्म कर देते हैं, लोग स्ट्राइक करना खत्म कर देते हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं करते बिकॉज उनको पता है कि हमें जो ड्यू राइट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो या पॉलिटिकल केओस हो, वो सब चीजें वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारी इस तमाम तर चीजें, हम मल्टी क्राइसिस का शिकार हैं, हम पॉली क्राइसिस का शिकार हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती ही नहीं है, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई प्रोटेस्ट चलता रहता है। अब हम पिछले कुछ अरसे में देख रहे हैं कि जो सेपरेटिस्ट नैरेटिव हुआ करता था सिंध का, केपी का, के सेपरेट करते हैं प्रोविंसेस को, प्रोविंसेस के अंदर विद इन प्रोविंस मजीद प्रोविंसेस बनाए जाए, इनको छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाए, या फिर वो एथनिक जो है वो डिबेट शुरू हो गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं, लॉस्ट आइडियोलॉजिकल ट्रैक्शन, वो अपनी जो उनकी जड़ें हैं ना वो कमजोर होती जा रही हैं, ठीक है। अब बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को भी राइटर कहता है इट्स जस्ट अ फॉरेन फंडेड, जिसको कह सकते हैं कि एक प्रोटेस्ट होते हैं या वो होते हैं, अगर फॉरेन फंडिंग को भी हम रोक देते हैं या हम किसी तरह उनका ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं तो हमें इस तरह की इंसर्जेंसीज और नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटीज भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। और एक और वर्ड हमने यहाँ पे देखा, पैट्रोनेज। हमने पिछले लेक्चर में भी पैट्रोनेज के बारे में पढ़ा, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या मतलब होता है। और हमने याद करें कि हमने उसको यूएस के पर्सपेक्टिव में पढ़ा था पाकिस्तान के लिए, तो आपने कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो है ना ये खत्म होती जा रही हैं, इनकी जड़ें कमजोर होती जा रही हैं। किस वजह से? 18वीं तरमीम आई है, राइट्स मिलना शुरू हुए हैं, इख्तियारात प्रोविंसेस को ट्रांसफर हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है? अब वो ये कहते हैं कि सिटीजन्स एक्सपीरियंस गवर्नेंस
through frontline service. If the federal government attempts to squeeze provinces, it may breathe new life into the dying centrifugal force. Centrifugal force से मुराद है दूर जाने वाली force. ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट स्क्वीज करेगी ना आपका बजट में, उनका शेयर स्क्वीज करेगी प्रोविंसेस का, तो क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोबारा से बढ़ती चली जाएगी और प्रोविंसेस सेंटर से मजीद दूर होते चले जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं कि ऑब्सेशन विद सेंट्रलिज्म। आखिर हमें क्या ऑब्सेशन है सेंट्रलिज्म, आखिर हमने क्यों कंट्रोल करना, आखिर हमने क्यों राइट्स नहीं देने प्रोविंसेस को, आखिर क्या वजह है कि हम हिचकिचाते हैं इख्तियारात देते हुए। इसका मसला ये कि इट इज वी हैव एन ऑब्सेशन ऑफ सेंट्रलिज्म, और वो क्यों है? बिकॉज वी हैव अ कलोनियल माइंडसेट। ब्रिटिश वाइसराय के दौर हमने देखे, अतवार देखे हैं, और उसकी वजह से वी हैव दैट माइंडसेट इनग्रीव्ड इन आवर माइंड, और हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। इसी वजह से हम अपनी ब्यूरोक्रेसी में भी देखते हैं कि वो जो है बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, अंग्रेज बाबुओं की तरह जो है ना रूल करना चाहते हैं। सिविल सर्वेंट होने के बावजूद, ये तो हम बहुत से लोग एस्पायर भी करते हैं, होने के बावजूद वो डरते हैं कि ज्यादा इख्तियारात ना जाए, वो कंट्रोल करना चाहते हैं। वो क्या है? वो बेसिकली एक कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा। हमें लगता है कि हमारे पास राइट है कि हम दूसरे वाले को जो है वो उस पे अपना हुक्म जो है ना वो लगा सकें या लागू कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो ऑब्सेशन है ना सेंट्रलिज्म का, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, सिर्फ एक माइंडसेट है जो चेंज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि डीप हिस्टोरिकल रूट्स इन रूलिंग एलीट एंड रेजिस्टिंग डिवोल्यूशन। अच्छा, हमने सारी हिस्ट्री पढ़ ली कि पास्ट में क्या होता रहा, हमने ये भी पढ़ लिया कि अब क्या हो रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स कम होती चली जा रही हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि ये होता क्यों है, हमारा एक कॉलोनियल माइंडसेट है, वो भी पढ़ लिया। अब चैलेंजेस क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उनकी तरफ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज जो है वो बता रहे हैं कि प्रोविंशियल कैपेसिटी गैप है। अब जिन प्रोविंसेस को इख्तियारात मिल भी गए, क्या वो अपने इख्तियारात के अंदर तमाम तर सहूलतें अवाम को पहुंचा रहे हैं? नहीं, वो भी एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गए। अब वो क्या करते हैं, जो फ्लॉ सेंटर से प्रोविंस के अंदर आ रहा है, वही फ्लॉ फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपनी लोअर जो गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर ला रही है। से फॉर एग्जांपल, वी डोंट हैव अ फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट। व्हाई डोंट वी हैव? पाकिस्तान जो है बेसिकली 3 टीयर्ड इसका सिस्टम है। फर्स्ट पे आ जाता है सेंटर, then comes the province, and then comes the local government. Do we have a functional local government? No, we don't. ब्यूरोक्रेसी तो काम करती है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल उसकी डोमेन होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो फंक्शनल हमारे पास नहीं होती। ठीक है जी। सो बेसिकली हम जो है क्या करते हैं, वी बेसिकली लेट मी राइट इट ओवर हियर, हम 140A आर्टिकल 140A को वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि फेडरल फिस्कल प्रेशर, रेवेन्यू सीन एज इनसफिशिएंट फॉर डेट, डिफेंस, पेंशंस एंड रनिंग कॉस्ट। अब प्रोविंस का मसला ये आ गया कि प्रोविंस जो है प्रॉपर्ली बजट को डिवाइड नहीं कर रही, और जो सेंटर है उसकी डिमांड ये है कि हमारे पास इतना बजट नहीं बचता कि हम ये जो डोमेन्स उसके अंडर आती हैं, जिसमें डिफेंस आ जाता है, जिसमें डेट आ जाता है, जिसमें पेंशन आ जाती हैं, हम उनको फुलफिल कर सकें। तो दोनों एक टसल में लगे हुए हैं कि हमारे पास फंड्स कम है, सेंटर कह रहा है कि हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत है। तो ये जो टसल है ना, ये जो डिविजन है या जो स्केल है, इसको रिवाइव करने की जरूरत है, ताकि हम आवाम को जो है वो तमाम सहूलियात फराहम कर सकें। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? So basically, radically reduce federal government, dismantle डुप्लीकेट मिनिस्ट्रीज। बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज है, हमने पिछले भी कुछ एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक काम के लिए मल्टीपल मिनिस्ट्रीज जो है पॉलिसीज बना रही होती हैं। अब वो कुछ फंक्शनल होती हैं, कुछ नहीं होती, उसका क्या फायदा? वो सिर्फ बहस बराए बहस है। तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत सी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो एक दूसरे के ऑर्डर्स को क्रॉस कर रही होती हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट आगे खड़ी हो जाती हैं। एक मिनिस्ट्री कोई और ऑर्डर देती है, एक मिनिस्ट्री कोई और ऑर्डर देती है। तो हमें जो भी डुप्लीकेट मिनिस्ट्रीज हैं, हमें उन्हें डिसमेंटल करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि डिवॉल्व डिलीवरी टू प्रोविंसेस एंड लोकल गवर्नमेंट। कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो सेंटर ने बिला वजह अपने पास रखे हुए, उन्हें अपने पास रखने ही नहीं चाहिए, उनका इख्तियार ही नहीं होना चाहिए, उनको उन डोमेन्स में रहना चाहिए जो उनके लिए कन्फाइंड की गई हैं। ठीक है, तो वो इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के पास आने चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दी भी है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी। ठीक है, और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये बिल्कुल इट इज द क्रक्स ऑफ द entire article, to believe that a distant capital can better navigate the microdynamics of human development is an administrative delusion. आपको ऐसे क्यों लगता है कि सेंटर जो एक डिस्टेंट गवर्नमेंट है वो ज्यादा प्रोविंसेस को समझ सकती है बजाय उस गवर्नमेंट के जो कि उस प्रोविंस में मौजूद है? जाहिरी बात है, एक प्रोविंस के मसाइल उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है बनिस्बत सेंटर के, तो उनको करने दें उनका काम। ठीक है, और वो स्पेस प्रोवाइड करें ताकि वो
अपना काम फंक्शन अच्छे से कर सकें, सेंटर अपना काम अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर सके और इनके दरमियान, दोनों के दरमियान कोई क्लैश ना आए। ठीक है जी। लास्टली वी हैव द प्रिजर्विंग द बैलेंस। अब हमने ये बैलेंस बिल्ड कैसे करना है, ये सारा तो झंझट हो गया, हमने इस बैलेंस की तरफ कैसे जाना है। सो द राइटर सेज दैट फेडरेशन जो होती है, जिसके अंदर डिफेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री आ जाती है आपकी, उसके साथ करेंसी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, वो इन डोमेन्स को देखें, सिर्फ इन डोमेन से कन्फाइन रखें खुद को। एंड देन वी हैव द प्रोविंसेस, जिसके अंदर हमें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए, अकाउंटेबल हो टू सम एक्सटेंट, एंड देन फ्रंटलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करें, स्ट्रेंथन करें रेवेन्यू को, एम्पावर करें हमारी लोकल गवर्नमेंट्स को, जो कि जिसके लिए वो पाबंद भी हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और उसका आर्टिकल 140A। ठीक है जी। ये हो गई सारी बात हमारी कि बेसिकली सेंटर और प्रोविंस की ये जो टसल है, इसका नुकसान ये होता है कि आप जो है अवाम को वो सहूलियात नहीं फराम कर पाते, और इन सब चीज़ों का हल इसी में है कि हम जो है अपना जो पूरा सिस्टम है उसको फिक्स करें। ठीक है, कुछ सोल्यूशंस बताए हैं उन्होंने, कुछ प्रॉब्लम्स बताए हैं, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, इसको जॉट डाउन कर लें और इसको अपने पेपर में ज़रूर यूज़ किएगा। अब आ जाते हैं हम अपना जो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है उसको देख लेते हैं एक नज़र। सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव राइट नाउ इज कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म क्या होता है? बेसिकली इट इज अ सडन वायलेंट सोशल और पॉलिटिकल अपहेवल और डिजास्टर। एक अचानक से कोई जो है डिजास्टर आ जाए, या अचानक से कोई जो है ना वबाल आ जाए, कोई हमला हो जाए, उसको हम कैटाक्लिज्म कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। इट वॉज अ सेटलमेंट बॉर्न फ्रॉम द पेनफुल रियलाइजेशन आफ्टर द 1971 कैटाक्लिज्म। 1971 के बाद होने वाले जो डिजास्टर था, जो पॉलिटिकल डिजास्टर था, उसके नतीजे में होने वाला जो है ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है दैट अ मल्टी एथनिक डाइवर्स कंट्री कैन नॉट बी हेल्ड टुगेदर बाय कोएर्सिव सेंट्रलिज्म। कॉन्टेक्स्ट तो हमने भी पढ़ लिया कि किसी भी आप प्रोविंसेस को जबरदस्ती जो है, या लोगों को जबरदस्ती अपने पास जोड़ के नहीं रख सकते। जब आप सेंट्रलिज्म में इतने जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, तो आप लोगों को अपने पास कैद नहीं रख सकते, आपको उनको उनके राइट्स देने पड़ेंगे, आपको उनको स्पेस देनी पड़ेगी, आपको उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी। और कैटाक्लिज्म से हमने देखा कि इसका मतलब है बेसिकली क्या, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफ, अपहेवल। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स में हमारे पास आ जाएगा स्टेबिलिटी होती है, ऑर्डर हो किसी जगह पे, या ट्रैंक्विलिटी होती है। ठीक है, इसके लिए हमने एक छोटा सा निमोनिक भी दिया है, इसको देखें। कैटाक्लिज्म हम डिजास्टर कह रहे हैं, तो हमने इसको कैट अ क्लैश से एक निमोनिक जनरेट कर लिया है, हो सकता है आपको इससे याद है। और इस पिक्चर को जरूर देखें, इस पिक्चर को देखें एंड रीड दिस वर्ड 3 to 4 टाइम्स, आपको वैसे ही याद हो जाएगा ये। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कोएर्सिव। सो इट इज यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू मेक समवन डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल, किसी से जबरदस्ती कोई काम कराना। जैसे कि हमने भी पढ़ा कोएर्सिव सेंट्रलिज्म, जबरदस्ती सेंट्रलिज्म, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी को इन्फोर्स करना प्रोविंसेस पे, ये जो है ना बेसिकली कहलाता है कोएर्सिव होना, या कोएर्सिव सेंट्रलिज्म। तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा हमारे पास फोर्सफुल, intimidating, bullying, and then we have few antonyms as well, voluntary, cooperative, non-compulsory। ठीक है जी, ये इमेज देखें, वो जबरदस्ती किसी को के साथ जो है वो फोर्स किया जा रहा है किसी को। और यहाँ पे एक और वर्ड भी आके है कंप्लायंस। अब आप बताएं कमेंट में कंप्लायंस का क्या मतलब है। अब आप मुझे आंसर करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको वोकैबुलरी वाकई याद भी हो रही है। ठीक है जी, निमोनिक जरूर पढ़िएगा, बड़ा मजे का निमोनिक बनाया आपके लिए। ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं हम इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है कि आप फेयर एंड इम्पार्शियल, ठीक है, किसी को उसका हक मिल रहा हो। इक्विटेबल, ट्रीटिंग एवरीवन इन अ वे दैट इज राइट एंड इक्वल, सबको एक तरह से ट्रीट करना है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ किसी को फेवर नहीं देना, सब इक्वल हो, फेयर हो, इम्पार्शियल। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था ये वर्ड। इट कैन ओनली एंड्योर एन इक्विटेबल पार्टनरशिप अमंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, इक्विटेबल पार्टनरशिप का से मुराद है कि बराबर हकूक मिलना सबको। ठीक है, फेयर होना, जस्ट होना, इम्पार्शियल होना। एंड देन वी हैव अ फ्यू एंटोनिम्स, अनफेयर, बायस्ड, इनइक्विटेबल। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, ये एक तराजू है जिसके अंदर बराबर बराबर हकूक सबको मिल रहे हैं, तो यहाँ से याद रखना है। और अगर आपने इसको निमोनिक के थ्रू याद करना हो तो इस वर्ड को ही हमने दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल एंड टेबल। तो आपको इससे भी याद रह जाएगा कि इसका मतलब है इक्वालिटी, बराबरी, और सबको फेयर और जस्ट निजाम मिले। Then comes traction. Traction का मतलब है the extent to which an idea or movement gains popularity or acceptance.
किस हद तक किसी चीज को पसंद किया जा रहा है, किस हद तक किसी चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है। टुडे दीज मूवमेंट्स हैव लॉस्ट देयर आइडियोलॉजिकल ट्रैक्शन। हमने भी पढ़ा ना कि बलोची मूवमेंट, सिंधी मूवमेंट जो है, जब से 18वीं तरमीम आई है या प्रोविंसेस को अथॉरिटी मिलना शुरू हुई है, तो उनकी जो वो बेसिकली आइडियोलॉजिकल ट्रैक्शन थी ना, जो जिसकी वजह से वो आइडियोलॉजी मशहूर थी, वो वीक होती जा रही है। तो ये ट्रैक्शन का वर्ड जो है ना, बेसिकली क्या है, एक आइडिया है जो कि पॉपुलर होता है किसी जगह पे या एक्सेप्टेड होता है लार्जली, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा मोमेंटम, इन्फ्लुएंस, एक्सेप्टेंस, एंड देन वी हैव अ फ्यू एंटोनिम्स जिसमें आ जाता है स्टैग्नेशन, रेजिस्टेंस एंड इररेलेवेंस। आप इस तस्वीर को देखें, इसमें एक आइडिया के पीछे से तमाम तर लोग जो है वो दे आर मूविंग टुवर्ड्स द आइडिया, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो पॉपुलर है लोगों के अंदर, ठीक है जी। और इसका निमोनिक भी एक नजर देख लेते हैं। थिंक, ट्रैक से आपने याद रखना है, ठीक है, डायरेक्शन सी हो जाती है तो हमें उससे पता लग जाएगा कि इट्स सम सॉर्ट ऑफ एन आइडियोलॉजिकल ट्रैक्शन की बात हो रही है, या किसी तरह की जो है किसी मूवमेंट की बात हो रही है जो कि पॉपुलर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रनेज। पैट्रनेज से मुराद है कि द सपोर्ट, encouragement एंड फाइनेंशियल एड गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू अनदर। जब भी हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ा था पैट्रन के, इस एक जो इसका स्टेम वर्ड है हमने वो लास्ट टाइम पढ़ा था पैट्रन, जिससे मुराद था कि बेसिकली एक एक कोई आपको सपोर्ट कर रहा होता है फाइनेंशियली, या कोई एड आ रही होती है, ठीक है जी। तो आप एक पार्टी है जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, सो दैट द वन दैट इज सपोर्टिंग इज बेसिकली डूइंग एन एक्ट ऑफ पैट्रनेज, राइट। एंड इसको कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। Even the lingering insurgency in Balochistan would struggle to sustain if striped of foreign patronage. कहना क्या चाह रहे हैं, इंडिया की तरफ हाईलाइट करें और मुख्तलिफ और तंजीमों की तरफ हाईलाइट करें जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को फीड करते हैं। क्या करते हैं वो, अगर हम ये फॉरेन पैट्रनेज, फाइनेंशियल एड खत्म कर दें, रोक दें, इसको ब्लॉक कर दें, तो हमारी जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद इंसर्जेंसी है वो भी रुक जाएगी, ठीक है जी। इसकी आप ये देख सकते हैं पिक्चर से, आपको पता लग रहा होगा कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को इस तरह से। एंड सिनोनिम्स में आ जाएगा सपोर्ट, बैकिंग और स्पॉन्सरशिप, एंड देन वी हैव अ फ्यू एंटोनिम्स, निग्लेक्ट, ऑपोजिशन, हिंड्रेंस, और हमारे पास निमोनिक में आ जाता है कि अ पैट्रन सपोर्ट इज लाइक अ ब्रिज टू सक्सेस, ठीक है। Then comes another word, pretext. Pretext भी वर्ड आपकी वोकैबुलरी में बहुत दफा आया हुआ है, इसको जरूर याद करिएगा अच्छे से। A false reason given to justify an action in order to hide the real reason. एक false reason देते हैं, आप एक गलत बात बताते हैं ताकि आप असल जो मसला है ना उसको छुपा सकें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कॉन्टेक्स्ट इसका, if the federal government now attempt to squeeze the provinces under the pretext of tightening its own fiscal belt, अगर तो क्या है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस झूठ के पीछे छुप रही है कि हम जो है हमें फाइनेंस चाहिए, फेडरल सेंटर को फाइनेंस चाहिए अपने आप को, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए वो प्रोविंसेस को मजीद एनएफसी में जो है कंसेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। देन व्हाट हैपेंस के it may inadvertently breathe new life into dying centrifugal force that feeds on alienated governance. तो वो मजीद प्रोविंसेस को अपने आप से दूर कर देगी। तो ये आप देख रहे हैं झूठ बोल के लोगों से आप जो है ना कोई असल चीज छुपा रहे होते हैं। सो इट्स बेसिकली एक्सक्यूज, गाइस, और इसका एंटोनिम हो जाता है ट्रुथ, फैक्ट, रियलिटी, ठीक है जी। और इसको हमने निमोनिक दिया है बड़ा मजे का कि थिंक होता है फ्री बिफोर एंड टेक्स्ट होता है अ फेक मैसेज। तो इससे आप इसको जो है वो कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। देन कम्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है फोर्स जो कि बेसिकली टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ठीक है जी, और एक होती है फोर्स जो आउटवर्ड होती है। ये हम फिजिक्स में पढ़ते रहे हमेशा। तो जो इनवर्ड फोर्स होती है हम उसको कहते हैं फुल नहीं लिख रही थी मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और जो आउटवर्ड दूर जाने वाली फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं जो चीजें दूर जा रही हैं वो सेंट्रीफ्यूगल है, और जो करीब जा रही हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू जा रही हैं। और यूज किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है कि इट इज इनएडवर्टली ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू डाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट फीड्स इनटू एलिएनेटेड गवर्नेंस। ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट हकूक प्रोवाइड नहीं करेगी ना, तो वो जो एक आइडिया मरता चला जा रहा है कि सेपरेट प्रोविंसेस होने चाहिए, या हम अलग मुल्क बना दें, या जो है सिंधु देश बना दें, या अलग अलग हमारे जो है वो नए प्रोविंसेस बने, तो वो वाला आइडिया जो प्रोविंसेस को सेंटर से दूर लेके आ रहा है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा अगर हुकूमत जो है वो मजीद कंसेशन प्रोवाइड नहीं करती प्रोविंसेस को।
ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिस्पोजिशन, a person's or institution's inherent qualities of mind and character. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है? Although Pakistan transitioned into a republic in 1956, ठीक है, this centralized disposition remained deeply embedded in the institutional fabric. Disposition क्या है कि एक इंसान या इंस्टीट्यूशन की जो उसकी inherent qualities of mind है और character है, जो प्रिवेलिंग टेंडेंसी है उसकी, ठीक है, जो उसको बाय बर्थ मिली है, ठीक है, इसको हम टेम्परामेंट कहते हैं, उसकी नेचर कहते हैं, करेक्टर कहते हैं, ठीक है, और इसको आप डिस्पोजिशन से याद रख लें, जो उसका ऑलरेडी उसके माइंडसेट या उसकी पोजिशन है। देन कम्स द डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन होता है कि आप इख्तियारात किसी को डिवॉल्व कर देते हैं, सेंटर कुछ इख्तियारात प्रोविंसेस को दे देता है, इसको हम क्या कहते हैं? इख्तियारात को डिवॉल्व करना, डेवोल्यूशन। ट्रांसफर ऑफ पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होती है अ ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस टू डेवोल्यूशन। ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा ये देखा जाता है कि वो डिवॉल्व नहीं करते, लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी यही इश्यूज आ रहे होते हैं कि जो उसका ब्यूरोक्रेटिक या नॉन पॉलिटिकल रोल है या नॉन पॉलिटिकल जो उसकी बॉडी है वो तो फंक्शनल है, लेकिन जो पॉलिटिकल बॉडी है उसके अंदर जो इख्तियारात को डिवॉल्व नहीं किया जाता। तो इसको बेसिकली इसके सिनोनिम्स में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर से इख्तियारात को प्रोविंसेस में डिवाइड करना, देन डेलीगेशन, दे देना किसी को इख्तियारात, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा सेंट्रलिज्म, कंसोलिडेशन और इंटीग्रेशन। Okay, the last word is alibi, a claim or piece of evidence used as an excuse or justification to avoid a blame. आप एक जो है blame को avoid करने के लिए कोई claim कर देते हैं, ठीक है? This capacity gap has provided the federal elite with a perfect alibi. मतलब उनको एक perfect झूठ दे दिया या perfect excuse दे दिया है to argue against provincial autonomy. इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि provincial autonomy नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कौन सा जो है वो लोकल गवर्नमेंट को कुछ फंड्स दे रही है, वो कौन सा हेल्थ एजुकेशन में कोई इंप्रूवमेंट ला पा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बहाना मिल गया उनको, एक्सक्यूज मिल गया। सो एलिबाई हो गया एक्सक्यूज, जस्टिफिकेशन डिफेंस, एंड देन द एंटोनिम्स आर एपोजिशन, चार्ज एंड इम्प्लीकेशन। तो ये थे आज हमारे सारे वर्ड्स। इसका एक निमोनिक भी देख लेते हैं, बिकॉज इसका वर्ड जो है हम अगर इसको चंक्स में डिवाइड करें तो इट बिकम्स अ लाई बाय, तो उससे हम लाई या एक्सक्यूज का एक माइंड में एक वर्ड याद रख सकते हैं, इससे हमें ये एलिबाई का मतलब याद रह जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने सिनोनिम्स भी याद किए होंगे। आज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स थे और इस आर्टिकल को चूज करने का मकसद भी ये था कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को सीख सकें। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा आपको, बिकॉज प्रोविंस और सेंटर के मसले जो है वो चलते रहते हैं, और इसी तरह आपको एसए में भी हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक करें और कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।